हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ ही एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से ही, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वही चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें कहा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने लास्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े ही है, तो उसी लीनियर पॉलिनोमियल से आपका बना है लीनियर इक्वेशन। तो अगर आप कोई ऐसा नंबर लिखते हैं, ऐसा आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए आपको। लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए जो आपका वेरिएबल होना चाहिए उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 1 होनी चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं 2x प्लस का 5, आप लिख सकते हैं √2x प्लस का 6। आप ये दोनों इक्वेशन में देखिए कि इन दोनों में वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। यानी ये दोनों आपके लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हमने समझ ली। फिर बात करते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन चाहिए ये आपके दो वेरिएबल में होने चाहिए। दो वेरिएबल यानी यहाँ पे आपका x तो है, लेकिन उसके साथ आपको एक वेरिएबल और चाहिए। तो वो एक वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक आप यहाँ y ऐड कर दीजिए, यहाँ भी y ऐड कर। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो, इक्वल में आप इनके 0 कर सकते हैं। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। अब फिर से बात करते हैं अगर, तो इसमें आपसे ये भी कहा गया है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपके पेयर में चाहिए। तो पेयर में चाहिए तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म लिखिए। तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जहाँ पर आपके a, b एंड c आर कांस्टेंट। a, b और c जो आपके हैं ये कांस्टेंट हैं। और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ना तो आपका a 0 होगा और ना ही आपका b 0 होगा, क्योंकि अगर आपका a 0 हुआ तो आपका x एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि x 0 हुआ तो आप 0 में मल्टीप्लाई x में करेंगे, x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर आप b 0 करते हैं तो b के साथ आपका y भी 0 हो जाएगा। तो अगर आपने a 0 कर दिया तो बचता y है, अगर आपने b 0 कर दिया तो बचता सिर्फ x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो लीनियर इक्वेशन चाहिए वो दो वेरिएबल में होना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर आपने x को हटाया तो आपका by प्लस c बचता है, वो भी लीनियर है, या फिर आपने by को हटाया तो आपका ax प्लस c बचता है, वो भी एक लीनियर है। लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से, चैप्टर के जो नेम है उसके हिसाब से हमें जो लीनियर इक्वेशन चाहिए वो दो वेरिएबल में चाहिए। यानी ना तो आपका a 0 होगा ना तो आपका b 0 होगा। फिर बात करते हैं कि ये आपके x और y क्या हैं। ये x और y तो आपके वेरिएबल हैं, ये हो गया आपके वेरिएबल। तो आपने देखा आपके पास a b c है जो कांस्टेंट है, x y है जो आपके वेरिएबल हैं। x y की हाईएस्ट डिग्री 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर हम इनको पेयर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। पेयर में अगर हमें दो इक्वेशन लिखने हैं जो लीनियर में होंगे तो सबसे पहले उनका जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म में हम उनको लिखेंगे तो ये लिखेंगे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारा होगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे, ये दोनों पेयर में हैं, ये इनका जनरल फॉर्म है। अब ये दोनों इक्वेशन पेयर में हैं, ये कैसे कहेंगे आप। तो पेयर में दोनों इक्वेशन तभी होंगे जब आप दो इक्वेशन लें और उन दोनों इक्वेशन में आपके जो वेरिएबल हैं वो इक्वल हों। यानी जैसे इन इक्वेशन में आप देखें तो पहले इक्वेशन में वेरिएबल x है और y है, दूसरे इक्वेशन में भी वेरिएबल x और y ही है। तो ये आपका जो इक्वेशन है दोनों, ये आपके पेयर में है। अगर इनकी जगह आप दूसरा कोई वेरिएबल लेते, एक इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल, एक इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल, तो वो इक्वेशन आपके पेयर में नहीं होती। तो ये आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, आपने लीनियर इक्वेशन देखा जो दो वेरिएबल के साथ हैं और पेयर में है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किए जाएंगे, यानी ये जो आपके पेयर में इक्वेशन है इनको सॉल्व कैसे किए जाएंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। पहले तरीके को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिकल मेथड और दूसरे को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। पहले को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड या फिर आप कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड, और दूसरे को बोलेंगे आप अलजेब्रिक मेथड। ये आपके दो मेथड हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं
आपका ये जियोग्राफिकल मेथड क्या होता है और आपका ये अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। तो जियोग्राफिकल मेथड आपका ये 3.1 में डिस्कस किया, एक्सरसाइज 3.1 में इसका यूज़ है। तो पहले हम जियोग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद जैसे ही हमारे अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे तो हम अलजेब्रिक मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका जियोग्राफिकल मेथड। सो गाइस, बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड से आपके कोई भी इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये आपके दो इक्वेशन हैं जो दोनों पेयर में हैं। अब ये दोनों इक्वेशन आपके लीनियर इक्वेशन है। तो आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन ऑलवेज ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। आपका जो लीनियर इक्वेशन होगा उससे आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, यानी जब आप इसे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। आपने 9th स्टैंडर्ड में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि कैसे भी एक लाइन को कैसे उस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, आपने ये भी देखा होगा। उसी को हम लोग यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे भी सीखेंगे कि कैसे कोई लाइन को किसी ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड वही है जिसमें हम दिए एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, और वो भी कहाँ पे बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन पे। ऑब्वियसली ग्राफ है तो ग्राफ पेपर पे ही बनेगा। तो ये आपके दो इक्वेशन है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हैं, इनसे हमें दो लाइन मिलेगी। सपोज करिए पहले इक्वेशन से आपको एक लाइन मिली, दूसरे इक्वेशन से भी आपको एक लाइन मिलेगी। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वेशन लाइन के ही हैं। तो अब दो लाइंस आपके पास हैं, उन दोनों लाइन के बीच का रिलेशन भी कुछ होगा। कैसे रिलेशन हो गए, अब आपकी मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब ये दोनों लाइन कहीं पे जाके एक दूसरे को कट कर सकते हैं। तो अगर ये एक दूसरे को कट करती हैं तो इन्हें हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी अगर ये लाइंस एक दूसरे को कहीं पे कट करती हैं तो हम उन्हें कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर ये हो सकता है एक दूसरे को कहीं कट ही ना करें, तो जब ये कट नहीं करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल। अब ये पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी अगर है ये, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। और जो पैरेलल लाइन है वो ना तो एक दूसरे से पास जाएगी, ना तो एक दूसरे से दूर हटेगी। अगर पास जाएगी तो वो कहीं जाके मिलेगी, और अगर दूर जाएगी तो आप उसको पीछे बढ़ाएंगे तो दूर जाएगी, लेकिन आगे आप बढ़ाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो पैरेलल लाइन आपकी कहीं एक दूसरे से ना एक दूसरे से पास आती है, ना एक दूसरे के दूर जाती हैं। तो ये लाइन एक दूसरे को कट भी नहीं कर सकती। और दूसरी आपकी जो कंडीशन बनती है वो किसकी बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है कि ये जो लाइन है ये जस्ट एक के ऊपर एक हो जाए, यानी ओवरलैपिंग जिसे हम बोलते हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये आपकी एक लाइन है, इसको इरेज करते हैं, ये दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर से जाए, तो इस कंडीशन में आपकी ये लाइन कैसी हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसाइडेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। कोइंसाइडेंट या बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब अगर आपकी जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर आपकी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे, उसके जो सोल्यूशन होंगे वो ओनली यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन यानी वो x और y की किसी एक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होगी। और वो जो लाइन होंगी आपकी वो कैसी होंगी, वो आपकी होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जिनका सोल्यूशन कितना होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। दूसरी आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं कट करती है नहीं, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, देयर हैज नो सोल्यूशन। अब इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये लाइन आपकी कैसी होंगी, ये लाइन आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। और तीसरा जो आपका है ये कैसा है, कोइंसाइडेंट। अब कोइंसाइडेंट का मतलब है ओवरलैपिंग, यानी एक लाइन दूसरे के जस्ट ऊपर से जाएगी। तो एक लाइन दूसरे के जस्ट ऊपर से जाएगी, इसका क्या मतलब है कि इनके कोई भी सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपकी ये एक लाइन है, इसके ऊपर से दूसरी लाइन आपकी जा रही है, ये दूसरी लाइन इसके ऊपर से जाएगी, तो ये किसी भी पॉइंट पे सेटिस्फाई होंगे। यानी इसमें x की और y की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फानाइट
मेनी सोल्यूशन, और ये लाइन आपकी कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। तो आप देखिए आपकी अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई तो उसका एक सोल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगी, अगर उस पैरेलल हुई तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगी, और अगर आपकी लाइन कोइंसिडेंट हुई, वो सॉरी कोइंसाइडेंट या फिर आप ओवरलैपिंग कहें तो वो होगी, उसके सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी वो एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। और ऐसी लाइन आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये रहा आपका एक तरीका। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आपने दोनों लाइंस के बीच का रिलेशन देखा। रिलेशन आपके सिर्फ तीन ही हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं लाइंस, पैरेलल हो सकती हैं या फिर कोइंसाइडेंट हो सकती हैं। आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपके लाइंस दिए गए हैं आप इन्हें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जब आप इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये दोनों लाइंस जो हैं अपना अपना बिहेवियर शो करेंगी, यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है ये वो शो करेंगी। दोनों लाइंस आपने मान लीजिए आपने वो कार्टेशियन प्लेन पे इनको ड्रॉ कर दिया, तो दोनों लाइंस या तो एक दूसरे को कहीं पे किसी पॉइंट पे कट कर देंगी, या फिर दोनों लाइंस एक दूसरे के ओवरलैपिंग करेंगी, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ये तरीका हुआ कैसा, जब आपने इसे कार्टेशियन प्लेन पे क्या किया, ड्रॉ किया। अब अगर आपको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ ना करना पड़े, तब आप कैसे कहेंगे कि ये जो इक्वेशन आपके दिए गए हैं इनसे बनने वाली जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइडेंट होगी। तो उसके लिए सपोज करिए ये दो आपके इक्वेशन दिए हैं, अब ये दोनों आपके जनरल इक्वेशन हैं। जनरल इक्वेशन है मतलब इन्हीं कोएफिशिएंट से हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्टिंग के लिए आपका क्या होगा कि आपके पहले इक्वेशन का A1 और दूसरे इक्वेशन का A2, इनका जो रेशियो होगा, अगर ये पहले इक्वेशन के B1 और दूसरे इक्वेशन के B1 बाई B2 यानी A1 बाई A2 का जो रेशियो होगा वो B1 बाई B2 के इक्वल में नहीं हुआ, तो लाइन आपकी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग हो गई। इस कंडीशन में आपको ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या देखना है, रेशियो देखना है। रेशियो में आपको खुद ही दिखेगा कि ये लाइंस कैसी हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है पैरेलल के लिए। अब पैरेलल के लिए क्या होगी कि आपका जो A1 बाई A2 का रेशियो है ये B1 बाई B2 के रेशियो के इक्वल तो होगा, लेकिन C1 बाई C2 का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे आप ये कहेंगे कि ये जो दोनों लाइंस आपकी दी हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होगा कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा कि A1 बाई A2 का जो रेशियो होगा वो B1 बाई B2 के रेशियो के इक्वल होगा, और साथ ही C1 बाई C2 के रेशियो के भी इक्वल ही होगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये लाइन आपकी कोइंसाइडेंट होगी। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए आपने इक्वेशन लिया है 2x प्लस का 5y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, और आपने दूसरा इक्वेशन लिया 3x प्लस का 5y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिए, यहाँ से आप A1 बाई A2 का रेशियो निकालेंगे तो A1 आपका क्या है 2, A2 आपका क्या है 3, तो यहाँ से निकल के आएगा 2/3। A1 बाई A2 इज इक्वल टू 2/3। आपका ये 5 है और ये भी 5 है, B1 बाई B2 कितने निकल के आएगा 5/5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए आपका ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है। तो A1 बाई A2 का जो रेशियो है वो B1 बाई B2 के रेशियो के इक्वल में नहीं है। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि जब आप इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो इन दोनों लाइंस में एक यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी x और y की किसी एक ही वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई होंगे। फिर बात करें अगर हम पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन के लिए A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 के रेशियो के इक्वल में होना चाहिए, लेकिन C1 बाई C2 के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल होता है तो फिर वो कोइंसाइडेंट में चला जाएगा। तो आप उसके लिए कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते। सपोज करिए हमने एक एग्जांपल लिया, पहला इक्वेशन हमारा 2x प्लस 5y प्लस 6 है, हम इसकी जगह ले सकते हैं 4x प्लस का 10y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप पैरेलल करें रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 2/4 विच इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से B1 बाई B2 करेंगे 5/10 विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ। अब लास्ट है आपका C1 बाई C2 विच इज
6/7 and it is also 6/7, it is not b/1/2। तो ये आपका 1/2 1/2 a एंड b तो आपके इक्वल हुए, यानी यहाँ से आपकी जो कंडीशन बनी वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि c1/c2 की वैल्यू 6/7 है, जो इक्वल नहीं है हाफ के। तो ये कंडीशन आपको ये शो करेगी कि अब ये जो ग्राफ्स दोनों दिए गए हैं, इनको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये रहा आपका दूसरा तरीका। दूसरे लाइन के लिए एक जनरल फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया। लास्ट हम देखते हैं कि हमारा तीसरा जब हो, यानी अगर लाइन कोइंसाइड करें तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। दो इक्वेशन लिखते हैं। सपोज करिए दूसरा हमने लिखा कुछ भी आपका 4x प्लस का ये हो जाएगा आपका 10y प्लस का ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू अगेन हाफ निकल के आएगा, b1/b2 भी हाफ होगा और c1/c2 भी हाफ होगा। यहाँ से देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में आप कहेंगे कि आपकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, कोइंसाइडेंट होगी। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड हुआ। ग्राफिकल मेथड में आपके तीन ही रिलेशन होंगे और इन तीनों रिलेशन को कैसे फाइंड करना है ये आपने देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। सो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और आपका पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है केयरफुली और उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसे एल्जेब्रिक और ग्राफिकल तौर पे आपको शो करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और इसमें यह कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago। अब 7 years ago तो तभी पता चलेगा जब हमें मालूम चलेगा कि उनकी आज की एज क्या है, और आज की एज यानी उनकी प्रेजेंट एज जो है वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम कैसे कहेंगे कि वो 7 years पहले या 7 years बाद, कहाँ से हम लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिलेट करते हैं कि इनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। तो हम मानते हैं कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, और वो है हमारी x years, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज daughter is y years। अब आफ्ताब की एज हो गई x years और उसके डॉटर की एज हो गई y years। तो पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है। फर्स्ट सिचुएशन ये कह रहा है कि 7 years एगो मतलब पहले। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, आज से अगर मेरी उम्र पहले पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपनी उम्र से जितने साल पहले की पूछी जाएगी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही काम हमें यहाँ भी करना है। अगर हमसे पूछ रहा है कि 7 साल पहले की एज क्या होगी, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इनके 7 साल पहले की एज क्या थी, और 7 साल पहले की एज कैसे निकालेंगे हम, प्रेजेंट एज से 7 साल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, 7 years एगो हमसे बोल रहा है, तो ये हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, यानी ये हमारी कंडीशन पहली है, और उसमें ये कह रहा है 7 years एगो, 7 years एगो। अब 7 years एगो कह रहा है 7 years पहले, तो हम आफ्ताब की एज निकालें तो आफ्ताब क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज हो जाएगी x माइनस का 7 years, और उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी y माइनस का 7 years। अब 7 साल पहले का रिलेशन क्या है, 7 साल पहले का रिलेशन ये है कि I मतलब आफ्ताब was 7 times as old as were then also, यानी आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 गुना है। 7 times मतलब 7 times 7 गुना, यानी मान लीजिए उसके डॉटर की एज अगर
3 ईयर्स है तो इसका 7 टाइम्स कितना होगा, 7 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे एटलीस्ट 21 ईयर्स, यानी वो उसका 7 टाइम है। तो अब हमें एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, इसी रिलेशन को यहाँ पे राइट करेंगे कि आफ्ताब वॉज 7 टाइम। तो आफ्ताब की एज क्या है, x-7 है, उसके डॉटर की एज क्या है, y-7 है। इन दोनों को हमें दिखाना है इक्वल। तो इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 7 साल पहले आफ्ताब जो था वो 7 टाइम्स ज़्यादा था, तो 7 टाइम्स आफ्ताब ज़्यादा था, तो हम क्या करते हैं, उसकी डॉटर को 7 टाइम्स ज़्यादा कर देते हैं। यानी 7 टाइम्स अगर उसकी डॉटर को हम मोर करेंगे तो उसकी डॉटर की जो एज होगी उस टाइम पे इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 7 टाइम्स था, इसको भी हमने 7 टाइम्स कर दिया, तो ये दोनों आपस में हो गए इक्वल। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7 y-49। सबको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x-7 y प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा x-7 y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। नाउ अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं केस सेकंड। और उस केस सेकंड में हमसे ये बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स। आज से 3 साल बाद, यानी पहले तो इनके हम 3 साल बाद एज क्या होगी वो निकाल लें। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस का 3, क्योंकि 3 साल बाद हम उनको उम्र को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 3 ईयर्स। और उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस का 3 ईयर्स। अब 3 साल बाद क्या कह रहा है, 3 साल बाद ये कह रहा है आई शैल बी मतलब फिर से आफ्ताब की बात हो रही, आफ्ताब शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आफ्ताब अपने डॉटर से ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा जिस वक्त तुम्हारी, मतलब उस वक्त तुम्हारी जो एज होगी। तो उस वक्त जो उसकी एज होगी वो क्या है, वो है y प्लस का 3, ये तो उसके डॉटर की एज हो गई। आफ्ताब की एज x प्लस का 3 है। अब आफ्ताब अपनी डॉटर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो अगर हम उसके डॉटर को भी 3 टाइम्स कर दें तो इन दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल। ये हमने कर दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, ये लिखा हमने। अब उसके बाद इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 9। सबको इधर लेके आएंगे तो x प्लस का 3y, x प्लस का 3 माइनस का 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 3y और ये 3 प्लस और प्लस का 3 माइनस का 9 है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 होगा। ये आपकी सिचुएशन अलजेब्रिक को आपने शो कर दी। अब बात करते हैं इसको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। तो ग्राफ पे शो करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो इक्वेशन दिए गए हैं उनकी कम से कम 2 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहले इक्वेशन में x और y की कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करनी है, और इस इक्वेशन में आपको कम से कम x और y की 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन में x और y की 2 वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सपोज करिए हमने x की वैल्यू रख दी 0, अब x हमने रख दिया 0, तो ये हमारे पास क्या बचा, माइनस का 7y प्लस का 42। ये माइनस का 42, ये प्लस का 42 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7y माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 42। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 6 42, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आई 6। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू निकल के आई 6। नाउ अब सॉल्व करते हैं कि हम y की वैल्यू को कुछ मान लेते हैं, या ज़रूरत पड़े तो हम x की वैल्यू को ही मान सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो हमारे लिए सुविधाजनक होगा उसको हम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हम y की वैल्यू को मान लेते हैं कितना, y की वैल्यू को मान लेते हैं हम 7। यस 7 हम मान सकते हैं। तो जब हम इसको 7 मानेंगे तो x इज माइनस का 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस का 42, y की वैल्यू हमने 7 मानी है।
ये हमारा जब 7 7 जो 40 7 7 जो 49 49 और 42 ऐड होगा तो माइनस का 7 होगा, यानी x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 7। तो जब हमने y की वैल्यू 7 ली तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 7। यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट मिले, पहला क्या मिला 0,6, दूसरा मिला 7,7। ये हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हुआ। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरे के लिए भी वही काम हमें करना है, x और y की दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम x की एक वैल्यू रखेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे और वो क्या रखेंगे, ऑब्वियसली 0 रखेंगे ताकि x एलिमिनेट हो जाए। जब x एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, ये कटेगा आपका, माइनस तो कटेगा नहीं, 3 1 3 3 2 6, ये माइनस उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी y इज इक्वल टू कितना निकल गया माइनस का 2। अब अगर हम y इज इक्वल टू 0 रख दें तो ये हमारा 3y पूरा 0 हो जाएगा, ये 6 इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना निकल x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 6। क्या आपकी x और y की दो वैल्यू हैं। तो आपके यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिले 0, -2 और 6, 0। आपको कोऑर्डिनेट मिल गए दोनों इक्वेशन के दो कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको प्लॉट करना है आपके ग्राफ पेपर पे। अब हम यहाँ पे ग्राफ पे यहाँ पे शो करेंगे हमारे वाइट बोर्ड पे, तो ये एग्जैक्टली नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे अपने ग्राफ पेपर पे शो करोगे तो आपको इन्हीं से आपको आंसर दिखेगा। और वो आंसर क्या होंगे इस क्वेश्चन के लिए, वो आंसर होंगे इनकी एजेस, यानी आपको यहाँ पर इनकी एज फाइंड हो जाएगी। वैसे तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे शो करना है। ग्राफ हमारा बनाने के लिए क्या करना है, ये कार्टेशियन प्लेन हुआ, इक्वी डिस्टेंस पे हमें एटलीस्ट कितने पॉइंट लेने हैं 7 पॉइंट लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये 7। इधर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 6 इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट लिए। ये हमारा y, ये हमारा x, ये हमारा y डैश और ये हमारा x डैश। बीच में हमारा ओरिजिन होता है। इतनी सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वो करना है, ड्रॉ करना है। तो ये आपका पहला हुआ 0,6। 0,6 कहने का क्या मतलब है, 0,6 कहने का मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 मतलब ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 कहाँ आएगी 1 2 3 4 5 6, ये है पहला पॉइंट आपका हुआ 0,6। दूसरे की अगर हम बात करें 7,7, यानी x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। तो x की वैल्यू 7 ये है, y की वैल्यू 7 ये है। जहाँ ये कट करेंगे वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा, या सपोज करिए आप कहाँ कट करेगा, जहाँ ये कट करेगा वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये मान लीजिए आपका यहाँ कट कर रहा है, ये आपका यहाँ कट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये 7,7 है, आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको एक लाइन मिलेगी। ये होगी आपकी कुछ ऐसी, सपोज करिए ये आपका यहीं पे आ रहा है, ये आपका 7,7 हो। नाउ अब वो प्लॉट करते हैं -0,-2 को। तो x की वैल्यू आपकी 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो आपकी कहाँ आएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये आपका यहाँ पे, ये आपका हुआ 0,-2। दूसरी है 0,6, यानी x, 0, यानी x 6 जो है वो x की वैल्यू है और वो पॉजिटिव है। तो कहाँ आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा। और y की वैल्यू 0 है, तो ना आप ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। तो ये आपका दूसरा ग्राफ हुआ। इसको हम शो करेंगे कुछ ऐसे। ये रहा हमारा ग्राफ। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया। ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और आपका क्वेश्चन है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraic and graphically. आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के जो सिचुएशन है उसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1। रीड करिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन की जो डिटेल है उनसे केस बनाइए। आपकी केस क्या बनेंगे, केस से आपके बनेंगे इक्वेशन और वो इक्वेशन आपके एल्जेब्रिक होंगे जिन्हें आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ बात की गई है 3 क्रिकेट बैट और 6 बॉल्स की।
तो यहाँ हमें एक सिंगल इंडिविजुअल ना तो बैट की कॉस्ट है ना तो बॉल की कॉस्ट है, तो हम क्या करते हैं, इसे लेट करते हैं कि हमारे जो बैट की कॉस्ट है वो x है और जो बॉल की कॉस्ट है वो y है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹x and the cost of balls is ₹y। यानी जो आपका एक बैट है उसकी कीमत ₹x है, एक बैट की। कॉस्ट ऑफ वन बैट आप यहाँ कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल इज ₹x and y। अब आपकी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये कह रही है कि 3 बैट एंड 6 बॉल। केस फर्स्ट आप कह सकते हैं इसे। यहाँ कह रहा है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज 6 बॉल फॉर ₹3900, फॉर ₹3900, यानी 3900 रुपये में हमने 3 बैट और 6 गेंदें ली हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे एक बैट की कीमत कितनी है, ₹x, 2 की कितनी हो जाएगी, 2x, ऐसा ही 3 की कितनी हो जाएगी, 3x बैट की कीमत हुई, प्लस हमें 6y चाहिए बॉल की कीमत। और हमने क्या किया है, इन दोनों की जो पेमेंट है वो एक साथ दी है और वो कितनी है, 3900। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, केस सेकंड आप इसे कह सकते हैं, और इस केस सेकंड में ये कह रहा है कि अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स सी बाइस, यानी वो क्या करती हैं कि एक और बैट खरीदती हैं और उसी तरीके की 3 गेंदें और खरीदती हैं और इसके लिए वो पे करती हैं ₹1300, यानी 1 बैट एंड 3 बॉल्स फॉर ₹1300। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x प्लस का एक बैट के लिए ₹x, 3 बॉल्स के लिए 3y इज इक्वल टू 1300। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब आप ये देखिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है ग्राफ। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन से x और y की 2 वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से x और y की 2 वैल्यूज। तो पहला इक्वेशन है आपका 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 39 है। इस इक्वेशन में आपका 3 कॉमन है। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1300। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, आपको इक्वेशन बना है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1300। एक आपका ये बना x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1300, एक है आपका x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1300। नाउ अब आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं x और y के लिए। तो x में अगर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 650। आप सॉल्व करिए, x की आपने 0 रखा तो ये 2y इज इक्वल टू 1300 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितने बार में जाएगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, ये 500 उधर जाएगा, 100 उधर जाएगा। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये आपका 650 टाइम में जाएगा। आप देखिए ना, आप अगर 650 का 2 टाइम करेंगे तो 1300 ही आएगा। तो आपने x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 650। अब हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं। y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो कितनी निकल के आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे, पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1300। y की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी 1300। 2 कोऑर्डिनेट आपके मिले, एक मिला 0,650, दूसरा मिला आपका 0,1300। आपके ये 2 वेरिएबल हुए। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 को, तो यहाँ से भी हमें x और y की 2 वैल्यू मिलेंगी। पहले इक्वेशन में हमें x और y की 2 वैल्यू चाहिए। तो पहले इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 0। जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ये 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे, 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300। अब आप 1300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 3 4 जो 12, ये 4.33 अप्रॉक्स जाएगा। यानी जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो जाएगा आपका
4.33। नाउ अब आप क्या करिए, अब आप x की वैल्यू को, y की वैल्यू को आप रख दीजिए। अब आप y की वैल्यू रख दीजिए, आप कितना, आप रख दीजिए y की वैल्यू को 100। नो, 100 नहीं रखते हैं, y की वैल्यू को 400 रख देते हैं। 400 रखेंगे कितना हो जाएगा 1200। ये 1200 को सुबह जाएगा कितना हो जाएगा 100। यानी जब हमने y की वैल्यू को 400 रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 100। दो वैल्यू आपके पास आई। यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,4.33 और दूसरा क्या बनेगा 400,100। ये आपके पास दो यानी हर एक क्वेश्चन के लिए दो पॉइंट्स मिल गए। अब आपको करना है ग्राफ प्लॉट, और प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए कार्टेशियन प्लेन। तो चलिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। अब ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये 100 के आसपास के हैं। तो आप क्या करिए, एक यूनिट को लीजिए 100, यानी ये आपका एक 100 हुआ। अगला जो आप लेंगे तो ये 200 हो गया, 300, ये 400, ये 500, ये 600, ऐसे ही जाएगा ये। तो अब आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इधर लेंगे आप 100, 200, ये 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वाई की पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें एटलीस्ट 13 पॉइंट लेने हैं एक्स की वाई की पॉजिटिव वैल्यू पे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इधर हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप ये देखिए यहाँ 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है 100। 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केल है जिसको हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से अब आप देखिए पहला पॉइंट आपका क्या है 0,650। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 650। तो 650 कहाँ आएगा 6 और 7 के बीच में और मिड में आएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये आपका यहाँ पे आएगा 6 और 7 के बीच में और क्या होगा ये 0,650। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या है 0,13, यानी ये 0,13 आपका कहाँ पे आएगा, सॉरी 0,13 नहीं है, ये 1300,0 है। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, ये 1300,0 है, 1300,0। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1300। तो आपको क्या करना है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 1300 लेने हैं। तो आप यहाँ से इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम। तो रीअरेंज जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आया 13। तो आपका 13,0 है, तो ये आया आपका 1300,0। अब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे। तो जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ग्राफ बना। पहला ग्राफ ये हो गया पहली लाइन के लिए। दूसरा है आपका 0,400। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4.33। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4.33। तो ये आया 1, 2, 3, 4 और 5 के बीच में होगा। नियरली कितना होगा 4 के पास। तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, ये हमारा अप्रॉक्स 4 के पास आया क्योंकि ये नियरली 4 के पास होगा, मिड में तो होगा ही नहीं। तो आपका दूसरा क्या है 400,100, यानी एक्स की वैल्यू 400 और वाई की वैल्यू 100। तो एक्स की वैल्यू 400 क्या है 1, 2, 3, 4 ये है और वाई की वैल्यू ये आपका यहाँ पे आया। तो अब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपका दूसरा ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ क्या होगा आपका ये होगा ये, यानी यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा ये होगा आपका 400,100 और यहाँ पे हो जाएगा 0,4.33। ये रहा आपका ग्राफ। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इधर उधर जो लग रहा है, अगर आप जब आप इन्हें अपने ग्राफ पे इन सबको इक्वी डिस्टेंस पे लेके एग्जैक्टली थोड़ा सा टाइम दे के इसको बनाएंगे तो ये आपका अच्छे से बनेगा। और यहाँ पर ये आपका लाइन कट करेगा। अब ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे आपके पॉइंट्स जो होंगे वो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएंगी और उस एक्स और वाई की वैल्यू जो निकल के आएंगी वो आपने जिसके लिए मानी है वो उसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपने एक्स की जो वैल्यू मानी है जो निकल के आएगी वो एक्स का आंसर हो जाएगा और वाई के लिए जो निकल के आएगा वो वाई का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160.
After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent this situation algebraic and graphically. इस क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा गया है कि जो सिचुएशन आपको दी है उसे अलजेब्रिक और ग्राफिकल आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक पर्सन है, सपोज करिए कि वो 1 किलो सेब खरीदते हैं, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदते हैं, तो उन्हें 160 रुपये पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगली बार जब वो 1 महीने बाद खरीदते हैं तो उन्होंने 4 किलो सेब खरीदे, 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी 2 किलो अंगूर खरीदते, तो उसके लिए उन्होंने पे किए 300 रुपये। आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो लेट कर लीजिए, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, ये कितना हो जाएगा, 1 kg ऑफ एप्पल, ये कितना हो जाएगा रुपीज एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ये कितना हो जाएगा रुपीज 1। आपको कॉस्ट मालूम पड़ गई। अब हम अपने केस की तरफ अगर देखें, यानी सिचुएशन की अगर देखें, तो पहली सिचुएशन ये कहती है 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 160। 160 रुपये में 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदे गए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 1 किलो सेब के लिए वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है x, 2 के लिए भी कितना, 2 किलो के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, प्लस का अंगूर के लिए क्या हो जाएगा, 1 किलो की ही बात हो रही, तो y इज इक्वल टू 160। ये पहली सिचुएशन हो गई। सेकंड की अगर बात करें, हम लोग बात करें, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें तो कह रहा है 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300 है, यानी 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर के लिए 300 रुपये दिए गए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 300। आप अगर इसे चाहें तो और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस का y। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 150। ये 2 से 2 ब्रेक हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 150। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। नाउ अब आपको करना है इसे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए आपको, ये तो आपका अलजेब्रिक हो गया, अलजेब्रिक आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि आपका क्या होगा। अब आपको इसे शो करना है ग्राफ पेपर पे। अगेन वही जो हम काम बाकी के 2 क्वेश्चन में करते आए हैं। सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे, x और y की 2 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे x और y की 2 वैल्यू यहाँ से हमें मिलेंगी। एक हम मानेंगे, दूसरी हमें निकल के आएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू 0 मानी तो y की वैल्यू 160 निकल के आएगी। y की वैल्यू 0 मानते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये ब्रेक होगा तो कितनी निकल के आएगी, 80। ये हो गई 80। नाउ अब अगर हम यहाँ देखें इस इक्वेशन में, तो इसमें भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मान लेते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 150। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू निकल के आई 150। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को मानते हैं 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 75। y की वैल्यू को माना 0 तो x की वैल्यू निकल के आएगी 75। कैसे निकल के आएगी, आप इनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग होशियार हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमें 2 कोऑर्डिनेट मिले। पहले कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, पहले लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 160 और 80, 0। दूसरा लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है 0, 150 और दूसरा है 75, 0। हम इनको क्या करेंगे, अब इनको हमको करना है प्लॉट। कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स लेंगे। अब हमारे पॉइंट्स जो होंगे वो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू होगा 10 पॉइंट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। अब 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 होगा, तो जैसे हमने 150 लेना है तो कितने टाइप पॉइंट में आ जाएगा, 15 पॉइंट में आ जाएगा।
तो इसको रिप्रेजेंट करिए। तो अब आप देखिए x की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो 75 है और 80 है। तो x की वैल्यू आप कितनी लेंगे, 8 तक ले जाएंगे। और y की वैल्यू कितनी लेंगे आप, y की वैल्यू आप लेंगे 160 यानी 16 पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काफ़ी ऊपर जा रहा है। इसको फिर से अरेंज करते हैं। ये ले लीजिए, हमने ले लिया। अब आप ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा एक साइड में बड़ा बनाया है, एक साइड में, बाकी के 3 साइड में छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट हमारे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आपके पहले ही कोऑर्डिनेट में आते हैं, तो बाकी के वजह से 3 कोऑर्डिनेट लेने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, बस इधर हम कितने लेंगे 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हमारे 16 पॉइंट हो गए। 16 पॉइंट तक हमने ले लिया। अब हमको पहला जो हमारा पॉइंट है उसे डिनोट करना है। तो पहला पॉइंट हमारा है 0,160। एक्स की वैल्यू 0 है, ना हम लेफ्ट जा सकते हैं ना राइट जा सकते हैं। 160 के लिए हम आएंगे, लास्ट के हमारा 16 पॉइंट है, तो यही हमारा पॉइंट होगा, यानी ये हो जाएगा 0,160। सेकंड है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 80,0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आया। y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, यानी ये यहाँ आएगा। तो ये हमारा ग्राफ है, इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर, ये पहला ग्राफ हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड है 0,150। 0,150 यानी ये 15 तो आपका यहीं पे आएगा, ये आपका 15 रहा, ये आपका हो गया 0,150। और दूसरा है 75,0 यानी ये जो 75 है आपका, ये 7 और 8 के बीच में आएगा और एग्जैक्टली मिड में आएगा। मिड में क्यों आएगा, क्योंकि 75 में यानी 7.5 ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं, जो 80 और 70 के बीच में आता है। तो जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये। तो ये रहा आपका ग्राफ थर्ड क्वेश्चन के लिए। आपका इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। नाउ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो गाइस, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। गाइस, कैसा लगा आपकी वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और जुड़िए हमारे साथ, बनिए हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।